नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिस एंड डायमेंशंस, डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। ओके, रो स्पेस, कॉलम स्पेस, और इन सब का यूज करके हमारे पास क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इससे पहले हमारे पास एक डेफिनेशन है एल डी और एल आई वेक्टर। जब भी हम बेसिस की बात करेंगे तो बेसिस से पहले हमारे पास ये दो डेफिनेशन हमें क्लियर हो। ठीक है, पहले हमने बताया था ना, जब हमने मैट्रिसेस पढ़ी थी तब भी हमने एल आई और एल डी को डिस्कस किया था। वहाँ पे हम एल आई और एल डी रो को बोल रहे थे, कॉलम को बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम किसको बोलेंगे, वेक्टर्स को। ओके, तो अब देखो वेक्टर्स, ये हमने वी ले लिया। ठीक है, ओवर द फील्ड क्या ले लिया, एफ। ठीक है, अब यहाँ पे एफ फील्ड है, वी एक सेट है जिसको हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे ओवर द फील्ड एफ, अगर वो 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ओके, अब क्या होता है एग्जाम में, बेसिस पूछ सकता है, बेसिस ना पूछ के डायमेंशंस तो पूछेगा ही पूछेगा। ओके, कि डायमेंशंस कैसे पूछते हैं, वो भी एक फेमस क्वेश्चन है पूछने का कि इस वेक्टर स्पेस की बताओ डायमेंशंस क्या होगी, क्या मतलब है उससे। तो दो डेफिनेशन हमारे पास क्लियर हो। सबसे पहले एल डी और एल आई बताओ। मान लो 3 वेक्टर दे दिए मैंने, V1, V2 और V3। ठीक है, इनको एल डी कब बोलेंगे, ये दोनों के दोनों वेक्टर एल डी है, ये कब बोलेंगे हम, तब बोलेंगे जब हमारे पास स्केलर हो A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3। इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है। और अगर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो कि A1 है, A2 है, A3 है, इन तीनों को क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो तो उसको हम बोलते हैं एल आई वेक्टर्स, यानी V1 V2 V3 वो क्या हो जाएंगे, एल आई वेक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक भी वेक्टर नॉन जीरो लेके आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 बना रहे हो तो उसको हम बोलते हैं एल डी। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि आप A1 को ले लीजिए 1, A2 को ले लीजिए -1 और A3 को ले लीजिए 0। तो ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो कॉम्बिनेशन है किसके इक्वल बन जाएगा, 0 को इक्वल। तो यहाँ पे देखो हमें तो कितने की जरूरत है, एक की जरूरत है ना, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि A1 और A2 दो वेक्टर है, वो तुम्हारे पास क्या बन चुके हैं, नॉन जीरो बन चुके हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि एटलीस्ट एक ऐसा स्केलर, इनको क्या बोलते हैं, A1 A2 A3, इनका नाम क्या होता है, स्केलर होता है। और जो V1 V2 V3 इनका नाम क्या होता है, वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या है, एल डी है। ओके, और जब फिर ऐसा पॉसिबल हो जाएगा तो हम वेक्टर को एल डी बोल देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे दो वेक्टर लिख दिए 1,0, ठीक है, 2,0, एक तो ये लिख दिया, एक लिख दिया 1 1 1 और दूसरा लिख दिया मैंने 1 0 0, ये लिख दिया। ओके, क्लियर है। जब हमें चेक करना हो कि कोई वेक्टर एल डी है या एल आई है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है तुम्हें, कैसे चेक करते हैं, उनको मैट्रिक्स बना लो। अगर जितने वेक्टर है उतना ही उसका रैंक आ गया, जितने वेक्टर है उतना ही उसका रैंक आ गया तो वेक्टर एल डी है, एल आई है। और अगर जितने वेक्टर है उससे कम रैंक आया है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल डी हो जाएगा। जैसे ये तुम्हें दिख रही है दो वेक्टर, ये दो वेक्टर है, सबसे पहले इनको चेक करना कि ये एल डी एल आई है। एक तो बाई डेफिनेशन चेक करेंगे कि A1 इंटू 1,0 प्लस A2 इंटू 2,0 इज इक्वल टू 0, ये चाहिए तुम्हें। मैथमेटिकली करेंगे तो A1, 0, ठीक है, प्लस A2 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 प्लस 2A2, 0 इज इक्वल टू 0, और इसको मैं 0,0 लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो देखो A1 प्लस 2A2 है, इसको क्या होना पड़ेगा, 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से। ओके, अब यहाँ से आप देख रहे हो कि A1 A2 की वैल्यू कैलकुलेट करके आप यहाँ से इनको क्या बना सकते हो। किसी ने मान लो A1 को A2 को 1 ले लिया तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या स्केलर्स नॉन जीरो आ रहे हैं, नॉन जीरो तो आ रहे हैं। A2 को आप क्या लेके चल रहे हो, -1 या 1 ले लो, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 नहीं आ जाएगी। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में देखो ये स्केलर है, तुम्हें कितने चाहिए थे, एक नॉन जीरो चाहिए था ना, लेकिन आपने तो क्या ले लिए, दोनों ही नॉन जीरो ले लिए। इसका मतलब आप देख रहे हो दोनों वेक्टर एल डी है, एल आई है, एल डी। अगर एक भी ऐसा वेक्टर स्केलर मिल जाए जो नॉन जीरो है और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन रहा हो, 0 बन रहा हो, तो वो वेक्टर एल डी होते हैं। एक तो ये तरीका है निकालने का बाय डेफिनेशन। एक इन्हीं को चेक करना है तो आप सबसे पहले मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स बना ली मैंने यहाँ पे 1 0 2 0। रैंक निकालना सिखाया था तुम्हें, रैंक निकालो इसका, तो इसको किस में चेंज करेंगे,
रो इक्लोन फॉर्म में आरईएफ में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, इसके 0 बनाएंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे रैंक कितना आ गया इस मैट्रिक्स का। लेकिन वेक्टर कितने थे, तो एल डी है एल आई है। एल डी अगर जितने वेक्टर हो उतना ही रैंक आ जाए तो एल आई होते हैं, जितने वेक्टर हो उतना ही रैंक आ जाए तो एल आई होते हैं। लेकिन जितने वेक्टर उससे कम क्या आ जाए रैंक आ जाए तो वो एल डी होते हैं। ओके, मान लो एक और ले लेता मैं, यहाँ पे 3,1 ले लिया। अब बताओ ये एल डी है एल आई है। अब मैंने 3 कर दिए, अब बताना अभी भी तो एल डी ही है। क्या इस वेक्टर लेने से क्या इस a1 और a2 पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बोलेगा इसका कोफिशिएंट 0 ले लो तुम, नहीं समझ में आया। मान लो a1 ये लेना था तुम्हें 1,0 प्लस a2 2,0 और तीसरा मैंने लिख दिया 3,1, तो इस a3 को तो 0 ले लो और इसको ले लो -1 और इसको ले लो 2 और इसको ले लो -1। अभी भी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। और अगर ऐसा है तो वेक्टर क्या बोलते हैं, एल डी। ठीक है, तो अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो आ जाता है उन वेक्टर्स को हम एल डी बोलते हैं। और अगर एक ही पॉसिबिलिटी है कि सारे वेक्टर्स को तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। जैसे तुम्हें 2 वेक्टर दिख रहे हैं यहाँ पे 1 1 1 1 0 0। ठीक है, और मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि निकालो कि ये वेक्टर एल डी है एल आई, 1 1 1 प्लस a2 इंटू 1 0 0 इज इक्वल टू 0, ये चाहिए तुम्हें यहाँ पे। ओके, तो बताओ a1 और a2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से। एक तो ये तरीका है, आप इसको सोल्व करो। क्या करो, इसको सोल्व करो। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं सोल्व करके देखता हूँ, इसको सोल्व किया उसने, ये हो जाएगा तुम्हारे पास a1 प्लस a2 a1 ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा a2 0 इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं समझ में आया, a1 की मल्टीप्लाई कर दी टप्पल के साथ। ठीक है, और फिर इन टप्पल को ऐड कर दो, टप्पल को ऐड करेंगे तो हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a2। ठीक है, a1 इक्वल टू 0, यहाँ से a1 प्लस 2a2, इसकी वजह 0 आ गई। टप्पल के जो एलिमेंट है वो कंपेयर कर दिए, इसको मैं ये कर दिया। क्या कर दिया, पहले भी ऐड करके दोबारा आपने सेकंड टप्पल लिख दिया। अच्छा, एक काट दो इसको। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0, फिर a1 इज इक्वल टू 0, फिर a1 इज इक्वल टू 0। अगर a1 0 है तो फिर a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 हो गया। कितने स्केलर थे तुम्हारे पास, 2 थे। और अगर सारे स्केलर 0 आ जाते हैं तो वेक्टर क्या होते हैं, एल आई। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका वही मैट्रिक्स वाला। आप मैट्रिक्स बनाइए यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, नीचे दूसरा वेक्टर लिखिए 1 0 0 और इसको किस में चेंज कर दीजिए, आरईएफ में। तो ये आरईएफ में चेंज करेंगे तो 1 1 1, इसको 0 बनाना है ना, तो R2 में से R1 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। रैंक कितना आ गया इस मैट्रिक्स का, और वेक्टर कितने थे, 2, एक ये और एक ये, 2 ही तो वेक्टर थे, 3 थोड़े थे। तो जितने वेक्टर हो उतना ही अगर रैंक आ जाता है तो वेक्टर क्या होते हैं, एल आई, एल लीनियरली और आई इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ऐसे हम चेक करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। कर लोगे, ऐसा ही हमने जब रैंक वाला चैप्टर किया था तब भी इसमें ऐसे ही किया था। ओके, जब बेसिस हम निकालते हैं कि बेसिस बनेगी या नहीं बनेगी, तो 2 चीज़ें चेक करते हैं हम। सबसे पहले वाली हमने पढ़ ली, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। चेक कर सकते हो, कुछ नहीं है, रैंक निकालना आपको। ये मेथड हम नहीं अपनाएंगे, ये मेथड तब अपनाते हैं जब हमें वो ये भी बोल दें कि फाइंड द स्केलर। स्केलर भी आप फाइंड आउट करो, वो बहुत लेंथी काम होता है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है इस लेवल पे। हमको सिर्फ ये देखना है कि एल डी है एल आई है। कर सकते हो। अब दूसरा जो है डेफिनेशन बेसिस बनाने से पहले, वो होती है तुम्हारे पास एक स्पेनिंग सेट की। ठीक है, या फिर इसको हम जनरेटिंग सेट भी बोलते हैं, जनरेटिंग सेट। ठीक है, स्पेनिंग सेट या फिर जनरेटिंग सेट। अब मुझे बात बताओ, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर तुम्हें पता है किस टाइप के होते हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स को वाई हम कहाँ से बिलोंग करेंगे, आर से। ओके, ऐसा आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर बताया था ना कल, 2 टप्पल का प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन को हम क्या बोलते हैं, आर स्क्वायर। सिमिलरली आर क्यूब को हम क्या बोलेंगे, प्लेन। ठीक है, 3 टप्पल हो जाएंगे उसमें, R4 ऐसे। लेकिन हमारा काम सिर्फ किस पे चलेगा, आर पे, आर स्क्वायर पे और R3 पे। इस तरह सी पे, सी स्क्वायर और सी क्यूब पे कुछ भी बना सकते हैं हम। यहाँ पे हमने कल 6 वेक्टर स्पेस बनाए थे। ठीक है,
अब देखो, अब तुम्हें इसका क्या चाहिए, इसका चाहिए तुम्हें जनरेटिंग सेट, या इसी का दूसरा नाम क्या है, स्पेनिंग सेट। ठीक है, अब देखो नाम से जनरेट करना, स्पेन करना क्या होता है बताओ। जनरेट करना, स्पेन करना मतलब एक चीज़ है हमारे पास, उसकी हेल्प से दूसरी चीज़ आ जाए, है ना, जनरेट हो रहे हैं, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेन करना और जनरेट करना। मैथमेटिक्स में मीनिंग क्या है इसका, यहाँ पे मीनिंग क्या है कि आपको ऐसे कितने एलिमेंट चाहिए आर स्क्वेयर के, जिससे आर स्क्वेयर के दूसरे एलिमेंट उनसे जनरेट हो जाए, उनसे मिलकर बन जाए। और उनसे मिलकर बन जाए मतलब मल्टीप्लाई करी मैंने दो वेक्टर से। फॉर एग्जांपल मैंने ये बोल दिया तुम्हें कि 1,2 प्लस 3,0, ये दो वेक्टर ले लिए मैंने, ठीक है। प्लस साइन में एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, ये हटा दिया मैंने, दो वेक्टर ले लिए। और मैंने बोल दिया देखो यहाँ पे डेफिनेशन में बाद में क्या लिखा है, सेट, तो क्या बनाना पड़ेगा, अब ये सेट बना दिया मैंने। तुम्हें चेक करना है कि ये इसका स्पेनिंग सेट है या नहीं है। तो स्पेनिंग सेट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप ये देखिए कि क्या आप इसके सारे एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो बच्चा बोले मेरे पास 10 और 11 है, क्या मैं इसके इन दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ? अगर लिख सकते हो हर एक एलिमेंट को, तो ये उसका स्पेनिंग सेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर एक भी वेक्टर ऐसा है जो इसके इन दो वेक्टर से इसका एलिमेंट नहीं बन सकता, तो ये इसके लिए स्पेनिंग सेट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो ले लेता हूँ। एक तो मैंने ये ले लिया, ठीक है, एक मैंने ये ले लिया, जो नहीं बनेगा वो मैं ले रहा हूँ। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि जो मैं वेक्टर सेट लिखने जा रहा हूँ वो स्पेनिंग सेट नहीं बनेगा। तो मैंने लिख दिया 1,0 और दूसरा लिख दिया मैंने 2,0। क्या आर स्क्वायर के सारे एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है कि मैंने यहाँ पे A1 किया और 1,0 प्लस यहाँ पे किया A2 2,0 और यहाँ पे मैंने XY लिख दिया। यहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी कि आप कौन सा एलिमेंट लिखना चाह रहे हो। तो कोई बच्चा बता सकता है मुझे, क्या इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे A1 A2 लेके आ सकता हूँ कि आर स्क्वायर का हर एक एलिमेंट लिखा जाए? दिक्कत आएगी कहाँ पे, y को नॉन जीरो ले लो। कोई बच्चा बोलेगा सर 1 2 को लिख के दिखाओ। क्या आप A1 A2 कुछ ऐसा कंपोजिशन करके आप लीनियर कॉम्बिनेशन करके 1 2 लेके आ सकते हो? नहीं लेके आ सकते, क्योंकि A1 के मल्टीप्लाई 0, A2 के मल्टीप्लाई 0 0 आएगा हमेशा क्या यहाँ पे 0 ही आएगा। और मैं बात कर रहा हूँ 1 2 की, कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये स्पेनिंग सेट नहीं है। ये तो साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, है ना, ये तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह ये ले लिया 1,2 और 3,0, ये दो वेक्टर ले लिए और मैंने बोल दिया कि क्या मैं हर एक एलिमेंट को लिख सकता हूँ? कोई बच्चा हाँ कर दो कि लिख सकता हो। तो उसको कैसे चेक करेंगे? कोई बच्चे ने बोल दिया सर लिख सकते हैं, उन्हें बिना देखे बोल दिया लिख सकते हैं। फिर मैं बोलूँगा उसको लिख के दिखाओ। क्या बोलूँगा मैं? लिख के दिखाओ। यानी A1 किया और 1,2 प्लस A2 किया और मैंने यहाँ पे 3,0 लिख दिया। ठीक है, अब कोई बोलेगा सर 1 2, कोई बोलेगा 3 4 को लिख के दिखाओ, कोई बोलेगा 10 11 को लिख के दिखाओ। मैंने आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया उसका, और आर्बिट्री एलिमेंट क्या होता है? XY, है ना। अब मैं अगर ऐसे A1 A2 ले आऊँ कि आप यहाँ पे XY लोगे तो मेरे पास A1 A2 आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करी A1 प्लस 3A2, ठीक है, कॉमा 2A1 इज इक्वल टू x, y। और अब कोफिशिएंट को क्या कर दिया, कंपेयर, टपल को कंपेयर कर दिया। यहाँ से A1 प्लस 3A2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? x, और 2A1 इसकी वैल्यू कितनी आ गई? y। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? y/2। A1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 3A2 इज इक्वल टू x माइनस y/2, ठीक है। और यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x/3 माइनस y/6। समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? आ गया? फिर देखो यहाँ पे तुम्हें कोई भी एलिमेंट चाहिए तो आप क्या करो, A1 को तो ले लीजिए, A1 को तो ले लीजिए, A2 को ले लीजिए, इसके मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई वो एलिमेंट लिखा जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर लिख के दिखाना, बताओ, कोई भी बताओ, क्या लिखूँ? बताओ कोई भी। 4 6 बोल दिया मैंने, कहते 4 6 लिख के दिखाओ। तो मैं पता है A1 को क्या ले लूँगा, A1 को ले लूँगा मैं x/3, ठीक है। x कितना है यहाँ पे? 4, तो मैं ले लूँगा 4/3 माइनस y कितना है? 6, तो 6/6 कितना हो गया? 1। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास? 1/3 हो गया ना। और A2 को मैं क्या ले लूँगा? A2 आया, ये A2 आया है। और A1 को मैं क्या ले लूँगा? y/2। y कितना है? 6, 6/2 कितना हो गया? 3। तो अब करके देखो कैलकुलेशन, आप A1 को ले लीजिए 3 इंटू 1,2 प्लस A2 को ले लीजिए 1/3 इंटू 3,0। क्या 4 और 6 आ रहा है? आ रहा है? आ गया ना।
तो ये रैंडमली कोई एलिमेंट बोला था किसी ने, तो ये आ गया। इसका मतलब आप हर एक एलिमेंट को इनके लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हो, ठीक है। और अगर ऐसा है तो ये जो सेट है तुम्हारे पास, ये क्या बन जाएगा, इसका स्पेनिंग सेट। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये हम बार बार थोड़े चेक करेंगे, इतना काम थोड़ा बार बार थोड़े चेक करना है हमें कि ये स्पेन कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो इसीलिए जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डायमेंशंस का, है ना। चैप्टर का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, बेसिस एंड डायमेंशंस, ठीक है। तो अब देखो बेसिस किसको बोलते हैं, ठीक है। किसी भी सेट को बेसिस कब बोलते हैं, किसी वेक्टर स्पेस को। यानी जो फर्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिस की, ठीक है। और उसके बाद हम किसकी करेंगे, डायमेंशंस की। तो बेसिस हम किसी भी वेक्टर स्पेस हम क्या लेके चलते हैं, V/F, ठीक है। देखो बेसिस की डेफिनेशन क्या है, ऐसा सेट बेसिस क्या होता है, एक सेट ही होता है। ऐसा सेट किसके एलिमेंट्स का, V का या F का, V का, F के तो स्केलर होते हैं, ठीक है। V के अगर मैं कुछ ऐसे वेक्टर ले लूँ जो Li हो, सबसे पहले क्या हो, Li हो, और V के सारे एलिमेंट को जनरेट कर रहे हो, देन दैट सेट इज नोन एज द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। ओवर द फील्ड F मतलब ये तुम A1 A2 ले रहे थे ना, ये कहाँ से लेने हैं तुमने, अब F से, समझ में आया, कहाँ से लेने हैं, F से। ये तो हम हर बार देख रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो वो सेट उसके लिए बेसिस बन जाएगा, अदरवाइज बेसिस नहीं बनेगा। अगर किसी ने एक भी बोल दिया कि आपने जो सेट ले रखा है ये Li नहीं है, क्या नहीं है, Li नहीं, तो फिर बेसिस भी नहीं है। तो कितनी कंडीशन है, एक सेट मैंने ले लिया B, ठीक है, जिसके अंदर मैंने वेक्टर ले लिए V1 V2 एंड अप टू सो Vn ले लिए, ठीक है, Vn ले लिए, ओके। और मैंने बोल दिया कि सारे के सारे पहली कंडीशन क्या है, Li है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, दूसरी कंडीशन जो सेट तुम लेके चल रहे हो Li तो होना ही चाहिए, साथ के साथ कौन सा होना चाहिए, स्पेनिंग सेट भी होना चाहिए, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, जनरेटिंग सेट, ये भी हो साथ के साथ, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो वो एक बेसिस बन जाएगी, अदरवाइज बेसिस नहीं बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कुछ वेक्टर स्पेस किए थे कल, याद है, ये किया था मैंने C/C, C/R, ये दोनों याद है, बने थे ये, है ना, तुम नहीं किए थे, बन गए थे। तो क्या बच्चा बोले सर मुझे इसकी बेसिस बताओ, इसकी बेसिस बताओ कि कैसे बनेंगी बेसिस। तो बेसिस में अगर सिंपल लैंग्वेज वर्बली, ठीक है, देसी भाषा में बताऊं क्या है, ऐसे मिनिमम से मिनिमम आप वेक्टर लिख लीजिए जिससे C के, किसके, C के सारे एलिमेंट को लिखा जाए, ठीक है, सच दैट जो कोफिशिएंट्स है वो कहाँ से आए, R से। सिमिलरली इसके लिए तुम्हें सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। मैंने बोल दिया तुम्हें किसी बच्चे को कि बताओ अगर मैं यहाँ पे कितने एलिमेंट लूँ कि C के सारे एलिमेंट लिखे जाए और जो कोफिशिएंट है वो कहाँ से आए, C से आए, बताओ। या इससे पहले भी मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ R/R, ये भी तो वेक्टर स्पेस बना था। तो बताओ ये मैंने ले लिया B, ठीक है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। पहले तो तुम्हें ये चेक करना है कितने लेनी है, पहले तो तुम्हें ये चेक करना है कितने लेनी है। यहाँ से मैंने किया A1 A2 A3 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका एलिमेंट किसका, R का, और R का एलिमेंट तो सिंगल नंबर होता है, तो मैं यहाँ पे XY नहीं लूँगा, सिर्फ क्या लूँगा, X लूँगा। नहीं समझ आया, आ गया। अब किसका किसका पूछ रहा हूँ मैं, R/R का, रियल नंबर के, ठीक है, जितने भी रियल नंबर है वो लिखनी है तुम्हें। तो उसके लिए तुम्हें कितने नंबर चाहिए कि कोफिशिएंट्स R से आए, बताओ। फॉर एग्जाम्पल किसने ले लिया, 1 ले लिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले लिया, मैंने R ही लिख दिया, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे 10 चाहिए, तो मैं इस 1 की मल्टीप्लाई 10 से, ये 10 क्या है तुम्हारे पास, A, और ये तुम्हारे पास क्या है, V। कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे 100 चाहिए, तो मैं इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से। कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे तो √2 चाहिए, तो मैं इस 1 की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, √2 से। क्या ये जो सेट है सिंगलटन 1, क्या ये स्पेनिंग सेट बन रहा है, बताओ, स्पेनिंग सेट बन रहा है। किस किस को समझ में आया स्पेनिंग सेट बन रहा है नहीं बन रहा। स्पेनिंग सेट वो होता है जब मैं किन्हीं वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करूं और उस वेक्टर के सारे एलिमेंट उसके लिए इनको लिखे जाए। तो यहाँ पे मैंने रियल लिखा, कोई पार्टिकुलर नंबर तो नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे रियल लिखा और वेक्टर में सिर्फ एक ही एलिमेंट ले लिया और वो क्या है, 1 है।
फिर कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे रियल नंबर, हर एक रियल नंबर लिख सकते हैं? बताओ, लिख सकते हैं हर एक रियल नंबर? आप मुझे कोई भी रियल नंबर दो और जो स्केलर है वो भी कहाँ से लेने हैं? रियल से ही। तो मैं उस 1 को रियल से नंबर करा के जो उसने पूछा है वही नहीं आ जाएगा। चालाकी कर दी मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो सिंगलटन 1 है वो क्या बन रहा है? एक स्पिनिंग सेट। और फिर तुमसे ये पूछ ले क्या ये LI भी है? LI तो करना भी सिखाया मैंने। उसके लिए आप मैट्रिक्स बना सकते हो। तो मैट्रिक्स बनाओगे तो सिंगल यही बनेगी। और इसका रैंक कितना है? वेक्टर कितने हैं? तो LD है, LI है? LI। तो क्या बेसिस की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? हाँ देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया A1, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 इज इक्वल टू 0। ये कॉम्बिनेशन 0 कब बनेगा? बताओ। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा आंसर 0 आ जाए? तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि A1 को क्या ले लो आप? 0। ये तो बाय डेफिनेशन है, लेकिन मैंने फॉर्मूला बताया था कि आप उसको मैट्रिक्स बना के कीजिए। हाँ जी। तो क्या बता सकते हैं बेसिस बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। ठीक है, ये बेसिस से बन जाएगी। और मैथमेटिकली करना हो तो बच्चा बोलते सर आपने तो ये ले लिया, मैंने तो ये ले हैं 1,2 ये ले लिए, उसने 2 एलिमेंट ले लिए। क्या इन 2 एलिमेंट की हेल्प से मैं हर एक रियल नंबर लिख सकता हूँ? स्पिनिंग सेट है ये? बताओ। क्या मैं किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, a की और 1 प्लस किसी दूसरे रियल नंबर को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो क्या सारे रियल नंबर आ जाएंगे क्या? यहीं कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे क्या दिक्कत है? 1 से हो रहे थे ना, अब b को 0 लेके चलो, a नॉन 0, b को 0 लेके चलो, फिर अभी भी क्या दिक्कत है? अभी भी लिखा जाएगा, है ना? स्पिनिंग सेट तो है ये। नहीं समझ आया? अंजू समझ आया क्या बोल रहा है मैंने? क्या ये स्पिनिंग सेट है या नहीं है? सिंगलटन 1 है, ये समझ में आ गया? तो अगर उसने 2 और एक्स्ट्रा दे दिया और मैंने बोल दिया कि √2 लिख के दिखाओ, तो √2 × 1, इसको 0 ले लो, ये यहाँ पे कुछ भी हो इसको क्या ले लो? कांस्टेंट को 0। तो अभी भी हर एक रियल नंबर इसके नीचे को में नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब ये सेट भी स्पिनिंग सेट है। जो आप सेट 1 2 ले रहे हो ये भी एक स्पिनिंग सेट है, लेकिन ये LI नहीं है, है ना? ये LI नहीं है। यानी आप चेक करोगे A1 × 1 प्लस A2 × 2 इज इक्वल टू 0। तो बताओ इनके लीनियर कोवेरिएंस को 0 बनाना है, तो मैं A1 को तो ले लेता हूँ -2, A2 को ले लेता हूँ 1। आंसर क्या आएगा? A1 को तो ले लिया मैंने -2 और A2 को ले लिया मैंने 1। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इसका? 0 या नॉन 0? 0 बन गया। और स्केलर्स हैं वो नॉन 0 हैं। पर अगर ऐसा हो तो वेक्टर क्या होते हैं? LD। और बेसिस के लिए तो क्या होना चाहिए था? LI। तो क्या ये बेसिस बनेगी? बेसिस नहीं बनेगी। दिस इज नॉट ए बेसिस। ये एक बेसिस नहीं बनेगी। बताओ, समझ में आया डेफिनेशन बेसिस की? कि बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है? ओके, ये तो है डेफिनेशन। अब निकालेंगे कैसे? डेफिनेशन तो समझ गए तुम। तुम्हें वेक्टर लिखा हुआ आगे कि उसको चेक करना है, तो आप 2 चेक कर लो। एक तो क्या चेक कर लो? LI है, LD है। पहला काम चेक करना। दूसरा स्पिनिंग सेट चेक कर लो कि स्पिन कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे कि ये बेसिस है या नहीं है? दूसरा वेक्टर स्पेस मैंने ये ले लिया C/R। ठीक है, C/R कैसे निकालते हैं वो देखो। इसका कोई भी एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा? C का कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का होता है? अल्फा प्लस आयोटा बीटा इस टाइप का होता है। ठीक है, तो मैं कितने एलिमेंट लूँ यहाँ से कि इसका हर एक एलिमेंट लिखा जाए? और कांस्टेंट कहाँ से आए? कांस्टेंट रियल नंबर से आए। बताओ, किसने बोल दिया कि 3 + 5 आयोटा लिखो इज इक्वल टू दिस? तो अगर मैं यहाँ से एक रियल नंबर ले लूँ, ठीक है, और यहाँ मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँ, ठीक है, यानी a + आयोटा b इस टाइप का लेना है ना मैंने। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ये है तुम्हारे पास, ये रियल नंबर ले लिया और उसको क्या बोल दिया मैंने? 1। और जो दूसरा यहाँ पे लेना है उसको मैंने क्या बोल दिया? आयोटा। कितने नंबर है? 1 या 2? एक तो ये है 1 + आयोटा, एक है 1, आयोटा। ये तो है एक नंबर, और ये कितने नंबर है? 2। ये तो समझते हो ना? ठीक है, 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 = 1 + 0 आयोटा। आयोटा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0 + आयोटा, है ना? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये मैंने कल भी बताई थी। ZQ/RC, Z क्यू में, क्यू R में, और R C में कंटेन होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 ले लिया, आयोटा ले। कोई बच्चा बोलेगा सर सिर्फ 1 से काम नहीं चल रहा, जैसे पिछली बार चला रहे थे हम। जैसे
पिछली बार चला रहे थे, है ना। पिछली बार मैंने वेक्टर क्या लिया हुआ था, C ओवर C, है ना, या R ओवर R, दोनों के लिए सेम ही वेक्टर है। तो इसमें मैंने सिंगलटन 1 को बना दिया था, लेकिन किसी बच्चे ने बोला सर मैंने सिंगलटन 1 ले लिया और क्या ये बेसिस बनेगा, आप मुझे बताइए। तो मैंने बोल दिया कि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मैंने से बोल दिया कि 4 + 5 आइटा को लिख के दिखाना, इसके लिए कॉम्बिनेशन स्केलर कहाँ से आने चाहिए, स्केलर R से। देखो मैंने बोल दिया 4 + 3 आइटा लिखो, ठीक है। वो बोला मेरे पास तो एक ही नंबर है, ओके, तो 1 तो फिक्स कर दिया ना। अब यहाँ से मैं किसी स्केलर, और स्केलर कहाँ से आ रहा है, R से, किसी 1 को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या 4 + 3 आइटा बना सकते हो? इज दैट पॉसिबल? तो तुम्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, वो बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन आइटा नहीं है उसके पास, है ना। अगर आइटा और होता तो उसका काम चल जाता, तो आइटा नहीं है तो उसने इसको कट कर दिया, तो इसने ये ले लिया। अब हमें ये भी नहीं पता कि ये बनेगा नहीं बनेगा, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 1, यहाँ से काम नहीं चल रहा था तो मैंने 1 मल्टीप्लाई करी, और मैंने प्लस यहाँ पे आइटा ले लिया, मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, और मुझे क्या चाहिए 4 + 3 आइटा। अब क्या उसका काम आसान हो गया? अब वो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देगा और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देगा, आ गया। नहीं समझ आया? और कोई तुमसे ये पूछ ले कि ये LI है LD है, LI है या LD है, तो यहाँ पे देखिए A1 × 1 + A2 × आइटा = 0, ये आ गया यहाँ से। तो इसको मैं A + आइटा A2 = 0, और अगर ऐसा होगा कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं हम, इसको 0 + 0 आइटा लिख सकता हूँ, तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी 0, A2 की वैल्यू कितनी आएगी 0, और कांस्टेंट जब 0 आ जाते हैं तो वो LI होते हैं LD होते हैं, LI। तो आप देख रहे हो ये LI भी है और इसको स्पेन भी कर रहा है, इसका मतलब ये इसकी क्या बन जाएगी, बेसिस, ठीक है। क्या लेके चले थे, ये C ओवर R। ये एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इवन PhD एंट्रेंस में भी पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को कि C ओवर R की डायमेंशंस कितनी होती है, ठीक है, C ओवर R की बेसिस कितनी होती है, ओके। अच्छा, डायमेंशंस वर्ड पहले भी पढ़ा होगा, ये तो है नहीं कि तुमने पढ़ा ही नहीं। बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसी को उसकी डायमेंशंस बोला जाता है। बताओ क्या बोला मैंने? अगर बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इज कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। तो बताओ C ओवर R की डायमेंशंस कितनी है? 1 नहीं 2, कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। और मैंने इसकी अभी कही थी R ओवर R, इसकी डायमेंशंस कितनी है? 1 है, सिंगलटन 1 बना था। इसकी कितनी है? C ओवर C की 2। C ओवर C को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये ले लिया मैंने C ओवर C, ठीक है। मुझे 4 + 3 आइटा चाहिए = मतलब मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, सबसे पहले 1 पे स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे स्केलर चाहिए, ठीक है। तो क्या तुम 4 और स्केलर कहाँ से आएंगे? अब कॉम्प्लेक्स नंबर से, यानी अब आप आइटा भी यूज कर सकते हो, लेकिन पहले आइटा नहीं कर सकते थे। क्या तुम 4 + 3 आइटा ले आओगे? स्केलर क्या ले लूँ? 4 + 3 आइटा, ये बड़ी बात थोड़े है। तो जो काम हम इसमें कर रहे थे वही काम इसमें कर देंगे। तो बताओ क्या ये इसके लिए भी बेसिस बन जाएगी? हैं अंजू, इसके लिए बेसिस बन जाएगी पक्का? क्या 6 + 1/5 आइटा यहाँ से कोई स्केलर लेके बना सकते हो तुम? क्या लोगे स्केलर? वही ले लेंगे। तो बताओ इसकी डायमेंशन कितनी बनी है? इसकी 1। इसकी पूछ लेता तो मैं 1, ठीक है। तो आप देख रहे हो, अगर B सेट देते और B तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे फील्ड होनी चाहिए, तो ऑलवेज डायमेंशन कितनी बनती है? 1। कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो ये होता है क्या, किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस और डायमेंशंस निकालने का तरीका एंड द डेफिनेशन। क्लियर है? बेसिस एंड डायमेंशंस क्या होती है, ओके। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछेगा कि डायमेंशंस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस इज दिस 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 एंड दिस, ठीक है। वो निकालनी आपको आनी चाहिए कि डायमेंशंस की क्या होगी। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम्हें ये बताना है कि इसकी बेसिस क्या होगी, डायमेंशंस क्या होगी। मतलब मैंने ये दे दिया R ओवर Q। पहले तो ये बताओ कि वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा? 6 बने थे ना, उन 6 में से 3 तो मैंने ऊपर लिख दिए और 4th ही है, बनेगा। अब मैंने ये पूछ लिया तुम्हें, बनेगा तो इसकी बेसिस
कैसी होगी और बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ये मैंने पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अब हो जाएगी गड़बड़। गड़बड़ कैसे हो जाएगी, यहाँ पे तुम्हें चाहिए रियल नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू, ओके। पहले यहाँ पे स्टार्ट किया मैंने A1 स्केलर, और मान के चलो स्केलर हम कहाँ से ले सकते हैं, अब क्या उसे ले सकते हैं, सिर्फ रैशनल नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया उसने V1 पहला वेक्टर, मान के चलो उसने पहला रियल नंबर √2 उठा लिया, क्या उठा लिया, √2। तो आप किसी यहाँ पे कोई नंबर लोगे आप, ठीक है, और नंबर लेना आपने किसी वेक्टर स्पेस को, किस नंबर को मैं किस रैशनल से मल्टीप्लाई करके √2 आ जाए, किस नंबर को मैं रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करके √2 लेके आ सकता हूँ। यहाँ पे तो कोई नंबर है, यहाँ पे कोई रैशनल है, और चाहिए क्या तुम्हें, √2। ये कब पॉसिबल है, जब आप यहाँ पे क्या ले लो, √2। नहीं समझ आया, तभी तो पॉसिबल है। क्या रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी रैशनल से आप √2 लेके आ सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप नहीं लेके आ सकते। तो आपको एक यहाँ पे √2 ही चाहिए, ठीक है, यानी आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो A1 × √2 प्लस, आगे भी आएगा, इसने तो √2 पूछा था, ठीक है। A1 को क्या ले लो, अब 1 ले लो, √2, और बाकी सारे कांस्टेंट को 0, √2 आ गया। फिर नेक्स्ट उसने √3 उठा लिया था, तो फिर √2 से तो काम नहीं चलेगा, एक √2 ले रखा आपने और रैशनल चाहिए तुम्हें, क्या √3 ले आओगे, नहीं पॉसिबल। फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, √3 और लेना पड़ेगा यहाँ पे A2, ठीक है। फिर नेक्स्ट वो √5 पूछ लेता, √7 पूछ लेता, √11 पूछ लेता। प्राइम नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, बहुत सारे नहीं, इनफाइनाइट बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो अगर बताओ यहाँ पे बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट, मैं तो वो तो इरेशनल नंबर तो बहुत इनफाइनाइट होते हैं, मैं तो इरेशनल में से भी कुछ ले रहा हूँ ना, और कुछ भी कितने हैं, इनफाइनाइट। तो इरेशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं तो कुछ स्पेशल टाइप के ले रहा हूँ, उन स्पेशल टाइप में ही हमारे पास काम नहीं बन रहा है, कितने लेने पड़ेंगे, इनफाइनाइट। तो बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे बताओ, √2, √3, √5, √7, कहीं खत्म होगी संख्या, नहीं होगी। बताओ डायमेंशंस कितनी बनी, इनफाइनाइट। तो इसकी डायमेंशंस क्या होगी, इनफाइनाइट। और बेसिस पूछ ले तो बताने नहीं बता सकते हम, बेसिस है नहीं बता सकते हम कि बेसिस क्या होगी, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि कितने नंबर चाहिए, इनफाइनाइट नंबर चाहिए, ठीक है। तो अगर इसका क्वेश्चन आ जाए तो आंसर कितना आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। सिमिलरली कोई बच्चा ये क्वेश्चन आया था ये, हाँ, 6 में से एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी पूछ ले तो, ये तो और भी बड़ी चीज़ दे दी, आर में ही कंफ्यूजन थी हमें, तो इसने तो सी दे दिया, तो कितनी आएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। ये 6 में से ना एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछते हैं कि इनकी डायमेंशंस बताओ क्या होगी। देता तो ये तो तुमने पढ़ लिए, मतलब ऐसा कर देता, ये आ जाता, अब की बार यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएंगे, टप्पल आएंगे, ठीक है। क्या नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे, वेक्टर वैसा जैसा सेट दिया हो, ठीक है। तो ये और ना ये तुम्हें दिख रही है, इसको ना हम इसकी क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, इसको इसकी स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं, ओके। बेसिस तो ये भी है इसकी, अगर मैं 1 2 2 0 ले लूँ, बेसिस तो ये भी, आज ही तो किया है हमने। ये वेक्टर क्या थे, Li थे, क्या ये स्पेनिंग सेट भी थे, तो दोनों है, तो क्या बन जाएगी इसकी बेसिस। क्या बेसिस यूनिक होती है, यूनिक नहीं होती बेसिस, ठीक है। ये भी तो बेसिस है, ये भी बेसिस है, तो फिर बच्चा बोलते सर मैंने एक और ले रखा है, ये ले रखा है 2, 0, 0, 2, बेसिस तो ये भी है। तो
किसी वेक्टर स्पेस की कितनी बेसिस हो सकती हैं? इनफाइनाइट। आप इस 1 की जगह जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, 4 5 6 7 8 कुछ भी लिखते चली जाइए, बेसिस बनती चली जाएगी। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर स्पेस की इनफाइनाइट बेसिस होती है, जरूरी नहीं है मिनिमम नहीं, आपको मिनिमम वेक्टर लेने होते हैं। आप बेसिस ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। बेसिस इट्स डिपेंड अपॉन यू कि बेसिस आप क्या लेके चल रहे हो। ओके, लेकिन वो क्वेश्चन बेसिस का नहीं पूछता, बेसिस का क्वेश्चन रेयर है, वो डायमेंशंस का क्वेश्चन पूछता है कि डायमेंशंस क्या होगी। तो बताओ इसकी डायमेंशंस क्या होगी? 2, और मैंने ये बोल दिया होता तो R3/R, इसकी डायमेंशंस कितनी होती? 3। 3 वेक्टर चाहिए ना तुम्हें, Rn/R, इसकी डायमेंशंस कितनी होती? n होती। नेक्स्ट मैंने ये बोल दिया C²/R, इसकी डायमेंशंस बताना। 4 होगी इसकी, ठीक है। 4 क्यों होगी? B = एक तो ये चाहिएगा 1 0 0 1, एक तो भी ये चाहिएगा आइटा 0 और 0 आइटा, ये 4 टाइप के एलिमेंट चाहिए तुम्हें। ठीक है, ये भी आया हुआ है। ये इस तरह से लेगा C/R की तो 2 है, हाँ। कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर करें तो वहाँ जैसे R² और R का 2 करें तो C और R की 2 है तो C² और R की 2 हो जाएगा। वो कर सकते हो, लेकिन ऐसा मैथमेटिक्स में नहीं है। ये याद ऐसे याद रख सकते हो तुम कि अगर R² R की अगर 2 है तो R की जगह C करूँगा तो इसकी डबल हो जाएगी, ऐसा होता है। ठीक है, अगर R³ R की कितनी बताई थी तुमने? 3 बताई थी, और तुम्हें ये पूछ ले कि C³/R इसकी बताओ तो कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है, क्लियर है? डबल हो जाती है जब यहाँ पे R होता है ना और यहाँ पे C कर दे तो जितनी R की थी उससे डबल हो जाती है। तो ये अगर सिर्फ 2 वेक्टर थे तो ये किसकी थी? R² R की, लेकिन C² R पूछ ले तो ये। रीजन क्या है इसके पीछे? आइटा भी तो चाहिए तुम्हें, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? नेक्स्ट 2 में आइटा लगा दिया। ठीक है, तो ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये डायमेंशंस बताओ इनकी क्या होगी। ठीक है, क्लियर है? वेक्टर को LI LD देख के बता दोगे? अब मैं तुम्हें 2 फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, इन पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कोई भी वेक्टर स्पेस दे दिया तुम्हें उसके सब स्पेस कितने बनेंगे और उसकी बेसिस कितनी बनेगी। ठीक है, उससे पहले तुम्हें इसके बारे में ज्ञान है थोड़ा बहुत। एडिशन मोडुलो n सेट होता है, ये इवन ग्रुप B होता है एडिशन मोडुलो n, पता है? या फिर मैं यहाँ पे अगर P ले लूँ तो ये एक फील्ड भी बनता है। ये क्या होता है? ये मान लो Zn ले लिया, ठीक है, n की कुछ पार्टिकुलर वैल्यू ले ली मैंने, Z5 ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं 5 को किसी नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं बताना? दीज आर द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक है, तो कितने एलिमेंट आएंगे इसमें? 5 है, 0 1 2 3, इसको बोलते हैं एडिशन मोडुलो n। ठीक है, 5 को किसी नंबर से मैं डिवाइड करूं देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिमाइंडर, वही सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे Z7 लिखना है, तो Z7 है तो मैं 7 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं? 0 से लेके 6 तक। ठीक है, इसको बोलते हैं एडिशन मोडुलो n ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रुप भी होता है, रिंग भी होता है और फील्ड भी होता है। अगर मैं यहाँ पे n की जगह क्या ले लूँ, एक प्राइम नंबर ले लूँ, दैट्स व्हाई वी डिस्कस Z5 Z7। ठीक है, और तुम्हें ये तो पता ही होगा अगर मैंने Z10 लिख दिया तो रिमाइंडर 0 से लेके 9 तक पॉसिबल है। तो अगर इसको एलिमेंट लिखना हो Zn का तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0 1 2 एंड अप टू जोन कहाँ से लेके 0 से लेके n-1 तक। क्या n भी आएगा इसमें? नहीं, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर n आ गया यानी कोई बच्चा ये लिख दे रहा है इसमें, मान लो किसी ने गलती से लिख दिया n, तो उसको बोल दो कि n 0 ही है तुम्हारा। n क्या है? 0। n 0 मतलब n 0 की तरह बिहेव करेगा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, किसी ने बोल दिया, मान लो ये बोल दिया Z7 लिखा उसने, Z7 में काम चल रहा है उसका और किसी ने 9 लिख दिया, तो कल कांग्रेस वाली प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, तो इसको 7 से क्या कर देंगे हम, इसको रिड्यूस करनी, वही है ये
तो ना नए इंग्लिश कितने लीव करेगा 2 की तरह, ठीक है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं एडिशनल मॉडुलो n ग्लो। क्लियर है? ये फील्ड भी बनता है, तो फील्ड बनता है तो इसकी मैं f की जगह यूज कर सकता हूँ, नहीं समझ आया? कर सकता हूँ, ठीक है। जितना सफिक्स है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। यानी ऑर्डर कितना होता है इसका n के बराबर या p के बराबर। तो तुमसे क्या पूछेंगे, तुमसे ये पूछेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है और इसकी बेसिस बताओ कितनी पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे और उसके लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला। यानी वेक्टर स्पेस ऐसे होगा V/ZP ये होगा, और V भी यहाँ पे Z की फॉर्म में ही मिलेगा या कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी तुम्हें डायमेंशंस पहले से ही पता होगी, ओके। तो उसके लिए फॉर्मूला लिखो क्या है, VN/ZP, ठीक है। ये n क्या डिनोट कर रहा है, n, ये n वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, ठीक है, इतनी है। देन टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिस इज p⁻n minus p⁻n minus 1, p⁻n minus p⁻n minus 2, ऐसे n-1 फिर n-2 कम होती जाएगी पावर और लास्ट में आ जाएगा pn minus p इंटू pn minus p की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, और इसको किससे डिवाइड कर दो n से, n के फैक्टोरियल, ओके। ठीक है, जैसे V3/Z2 ये दे दिया और 4 ऑप्शन एग्जाम में तुम्हें दे दिए कि इसकी डिस्टिंक्ट बेसिस बताओ कितनी बनेगी, ठीक है। डिस्टिंक्ट बेसिस कितनी बनेगी इसकी, ये आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो, पुट करेंगे तो देखो p⁻ है, p कितना है 2/3 minus 2/3 minus 1 कितना आएगा 2 into 2/3 minus 2 into 2/3 minus 1 अपॉन n फैक्टोरियल, यानी 3 का फैक्टोरियल। 8 minus 4 कितना हो गया 4, 8 minus 2 कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 7 और 3 into 2 6 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 28। ये नेट के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उसका क्वेश्चन है। इसकी डायमेंशंस पूछी, डिस्टिंक्ट बेसिस पूछी हुई थी, ठीक है। कल हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी सब स्पेस की, है ना। एक वेक्टर स्पेस है, उसके डिस्टिंक्ट कितने सब स्पेस बन सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला लिखिए। 2 है ये क्वेश्चन, एक तो डिस्टिंक्ट बेसिस का जो हमने अभी पढ़ लिया, और एक दूसरा किसका है डिस्टिंक्ट सब स्पेस का, ठीक है। और देखो सब स्पेस अगर मैंने V वेक्टर स्पेस ले लिया, उसकी डायमेंशंस n है, तो सब स्पेस की तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, n भी हो सकती है, n-1 भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया, ये लिख दिया VN/ZP, ठीक है। और जो सब स्पेस है वो पूछ ले कि बताओ सब स्पेस R डायमेंशंस के कितने बनेंगे, ना। R क्या है, डायमेंशंस ऑफ द सब स्पेस। नहीं समझ आया? मैंने यहाँ पे ले लिया कि n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो सब स्पेस की जो डायमेंशंस है वो n भी हो सकती है, n-1 भी हो सकती है, n-2 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी। उसमें से मैंने जो नर्नल है उसको क्या नाम दे दिया, R नाम दे दिया। अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबस्पेस ऑफ डायमेंशंस बताओ कितनी, R इज इक्वल टू फॉर्मूला। उसमें थोड़े से चेंजेस होंगे, ऊपर वाला फैक्टर तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे R का यूज होगा p⁻r-1, p⁻n p⁻r-2 and up to so on p⁻n-p into p⁻n-1, ठीक है। ऊपर तो ये फैक्टर आएगा और जो नीचे फैक्टर आएगा वो R में आएगा। जहाँ जहाँ ऊपर R है, n है ना, वहाँ पे क्या लिख दो, R लिख दो। याद रखने का तरीका है p⁻r - p⁻r-1,
p raised to power r minus p raised to power r minus 2 and up to so p raised to power r minus p into p raised to power r minus. This is the formula for the distinct subspace of the dimensions r. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लो मैंने ये ले लिया B3 और यहाँ पे मैंने ले लिया Z3, दोनों सेम ले लिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ B3 और Z3 है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, P की वैल्यू भी कितनी है 3 है, और मैंने बोल दिया कि इसके 2 ऑर्डर के 2 डायमेंशंस के टोटल सबस्पेस बनाओ, बताओ कितने होंगे डिस्टिंक्ट, ठीक है, कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सबस्पेस ऑफ ऑर्डर 2, यानी यहाँ पे r की वैल्यू कितनी गिवन है, स्मॉल r की वैल्यू 2 गिवन है। ये ऊपर फॉर्मूला है तुम्हारे पास, तो जस्ट तुम्हें कैलकुलेशन करनी है कि कितना आंसर आएगा, ठीक है। इसमें p की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3, r की वैल्यू 2, तो इसे पुट कर दीजिए आप और फ्रैक्शंस कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास कि कितने डिस्टिंक्ट सबस्पेस बनेंगे। आगे कितने बने 84। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है पहले, ठीक है, कहीं ना कहीं ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। B3 ओवर Z3 कर लोगे इनको, ठीक है।